नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट और आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का कोई एक आवेश है तो उस पर बहुत सारे आवेशों के कारण लगने वाले बल का हम सूत्र का निगमन करेंगे। यानी कि इससे पहले हम लोग पढ़े क्या हैं? इससे पहले हम लोग पढ़े हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो एक बार और मैं बता देता हूं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। किसी एक आवेश पर कई आवेशों के कारण लगने वाले बलों का जो नेट बल है वह अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत था और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी अध्यारोपण की सिद्धांत की सहायता से एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना करना। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे। यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक आवेश है Q1, ये आपका मूल बिंदु है। यहाँ पर एक आवेश Q1 है, ऐसे ही आवेश Q2 है, Q3 है, ऐसे ही बहुत सारे आवेश हैं। कितने आवेश हैं? N आवेश है। अब इन आवेशों की मूल बिंदु से जो स्थिति सदिश है, Q1 का क्या है? R1 है, वेक्टर R1। Q2 का क्या है? वेक्टर R2 है। Q3 का क्या है? वेक्टर R3 है। और Q1 का वेक्टर R1 है। Qn का क्या है? वेक्टर Rn है। ये क्या है? स्थिति सदिश हैं, अर्थात मूल बिंदु से क्या है? सदिश दूरियां हैं। हमारा आज का काम ये रहेगा कि इस आवेश पर लगने वाला जो बल है, इस आवेश पर Q2 भी बल लगा रहा है, Q3 भी बल लगा रहा है, Q1 भी बल लगा रहा है। तो इस आवेश पर जितने भी आवेश बल लगा रहे हैं उनके नेट बल को हमें ज्ञात करना है कि Q1 पर नेट बल कितना लग रहा है। ठीक है ना? चलिए अब एक बात और बता दो। Q2 को Q1 से जोड़ने वाला स्थिति सदिश क्या है? वेक्टर R21 है। वैसे ही Q3 को Q1 से जोड़ने वाला स्थिति सदिश क्या है? वेक्टर R31 है। वैसे ही N को Qn को Q1 से जोड़ने वाला स्थिति सदिश क्या है? वेक्टर Rn1 है। तो इस तरह से मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है x o y। इसमें बहुत सारे आवेश हैं, Q1 Q2 डॉट डॉट Qn आवेश हैं। मूल बिंदु से दूरी क्या है? वेक्टर R1 है, वेक्टर R2 है, R3 है, Rn है। सदिश दूरियां हैं। अब इसके बाद और क्या माना गया है? Q2 को Q1 से जो जोड़ने वाला वेक्टर है वह वेक्टर R21 है। Q3 को Q1 से जोड़ने वाला जो वेक्टर है वह वेक्टर R31 है। Qn को Q1 से जोड़ने वाला जो वेक्टर है वेक्टर Rn1 है। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? Q1 पर जितने भी आवेश बल लगा रहे हैं सभी बलों का नेट बल निकालेंगे हम। तो नेट बल की गणना करेंगे कि कुल टोटल बल कितना आ रहा है। तो चलिए हम लोग कूलाम का नियम लगाते हैं। कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियम से Q1 पर Q2 बल लगा रहा है। ठीक है? तो Q2 द्वारा Q1 पर लगा हुआ बल कितना होगा? कूलाम के नियमानुसार आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल हम
क्या निकालना चाहते हैं? आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला वैद्युत बल हम निकालना चाहते हैं। तो इसको मैं दिखा देता हूँ F12 से। इसका मतलब क्या है? आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल मैं निकालना चाहता हूँ। तो आप कूलाम का नियम पढ़े हैं, तो कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है। जिस माध्यम में रखा गया है, मान लेते हैं कि निर्वात है। मान लिया गया कि यह जो आवेशों का सिस्टम है, निकाय है, वह कहाँ पर रखा गया है? निर्वात में रखा गया है। तो निर्वात में K का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम K नहीं लिखेंगे क्योंकि K का मान 1 हो जाएगा। यदि किसी माध्यम में यह रखा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये निर्वात में है। निर्वात के लिए हम लोग निकालते हैं। तो यदि कोई माध्यम रहता है तो यहाँ पर K आ जाता है फार्मूले में। इस बात को ध्यान रख लीजिए। यदि कोई वैद्युत माध्यम है तो वहाँ पे K होता है, लेकिन यदि निर्वात के लिए निकालते हैं तो K का मान 1 हो जाता है। तो इसलिए 1/4 पाई क्या आ जाता है? एप्सिलॉन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद कौन किस पर बल लगाया? Q1 Q2। तो 1 हो जाएगा Q1, 1 हो जाएगा Q2। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद Q1 Q2 बाई R² होता है ना। तो हम लोग वेक्टर रूप पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर रूप में लिखेंगे R21 देख लीजिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है क्या? R21। तो यहाँ पे परिमाण का स्क्वायर होता है ना, तो परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि सदिश रूप में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर एकांक वेक्टर भी होना चाहिए R21 कैप। R21 कैप क्या है? R21 कैप यह एकांक वेक्टर है। कैसा एकांक वेक्टर है? तो Q2 से Q1 की तरफ एकांक वेक्टर है, या Q2 को Q1 से जोड़ने वाला एकांक वेक्टर है। वह उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? R31 कैप क्या है? तो आवेश Q3 को Q1 से जोड़ने वाला एकांक वेक्टर है। वैसे ही ये क्या हो जाएगा? Rn1 कैप क्या हो जाएगा? आवेश Qn को Q1 से जोड़ने वाला क्या? एकांक वेक्टर हो जाएगा। नहीं तो ये 3 से 1 की तरफ एकांक वेक्टर, n से 1 की तरफ एकांक वेक्टर, वैसे ही यह 2 से 1 की तरफ एकांक वेक्टर हो जाएगा R21 कैप। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को उस वेक्टर के परिमाण और उसकी दिशा में एकांक वेक्टर के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए यह कूलाम बल है और वेक्टर रूप में है, तो ये कूलाम के बल का परिमाण होता है, ये परिमाण है, और इसकी दिशा में एकांक वेक्टर क्या है? R21 कैप है। तो इस रूप में लिखा ही जा सकता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि R21 का परिमाण कहिए, अच्छा है R12 का परिमाण कहिए, बात क्या होगा? एक ही होगा। तो यदि जरूरत पड़ेगी तो 21 को हम 12 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे भी हम लोग निकाल लेते हैं। आवेश Q1 पर Q3 द्वारा, देखिए Q2 तो बल लगा ही रहा है, Q3 भी बल लगा रहा है। तो आवेश Q1 पर Q3 द्वारा लगने वाला वैद्युत बल मैं निकाल रहा हूँ। वैद्युत बल बिल्कुल सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F13 वेक्टर फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि 1 पर 3 के द्वारा लगने वाला बल, तो ऐसे ही फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर K कब लिखेंगे? जब हमारा जो निकाय है, जो आवेश है, वह किसी माध्यम में रहेंगे तो K लिखेंगे। अन्यथा यदि निर्वात में रहेंगे या वायु में रहेंगे तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, K की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद कूलाम का नियम होता है Q1 Q2 ना, तो यहाँ पर Q1 है, लेकिन Q2 के जगह पर क्या है? Q3 है। अब बाटा में बीच की दूरी का स्क्वायर, तो बीच की दूरी देख लीजिए क्या है? Q2 और Q1, तो R21 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माड 3 और 1 के बीच में लेना है। देख लीजिए 3 और 1 के बीच में, तो R31 है, ये हुआ।
R31। तो यहाँ पे वर्ग होता है, और चूंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एकांक वेक्टर होना चाहिए। इस फार्मूले से देख लीजिए ये तो परिमाण हुआ। अब चूंकि वेक्टर फॉर्म में है तो परिमाण और उसकी दिशा में एकांक वेक्टर होना चाहिए। तो इसकी दिशा में एकांक वेक्टर क्या है, R31 कैप है। इसको मैं 2 मान लेता हूं, इसको मैं 1 मान लेता हूं। इसी तरह से यही आप प्रक्रिया अपनाइए, और जितने भी आवेश है 4 है, कहीं इसमें 4 होगा, कहीं 5 होगा, कहीं 6 होगा, कहीं 7 होगा। जितने भी आवेश है सब आवेश Q1 पर बल लगा रहा है, तो सभी आवेशों के द्वारा Q1 पर लगे हुए बल की गणना कर लीजिए। तो अब ऐसे ही मैं सिमिलरली निकाल देता हूं। इसी प्रकार अब हम लोग निकाल लेते हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार आवेश Q1 पर Qn द्वारा लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल। आपने चित्र देखा भी होगा कि एक आवेश Q1 है, उस पर बहुत आवेश बल लगा रहे हैं, तो हमें सभी बलों को निकालना है। तो मैंने Q2 के द्वारा लगा हुआ बल निकाला, मैंने Q3 के द्वारा लगा हुआ बल निकाला। अब मैं Q1 के द्वारा Qn के द्वारा लगा हुआ बल निकालना चाहता हूं। तो F1n क्या हो जाएगा बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn। अब बटा में बीच की दूरी ना, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, Rn1, ये इसका स्क्वायर इंटू एकांक वेक्टर हम लोग ले लेंगे। तो एकांक वेक्टर क्या हो जाएगा, Rn1 कैप हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया 3। अब हम नेट बल निकालना चाहते हैं, Q1 पर नेट बल निकालना चाहते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा भाई, जब अध्यारोपण का हम सिद्धांत लगाएंगे इस पर, तो होगा क्या, जो नेट बल है वह अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो आप ऐसा कर लीजिए, जो नेट टोटल बल है F, वह क्या होगा, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, F1n के योग के बराबर हो जाएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लोग ऐसा लिख सकते, लिख लिया हमने। अब देखिए, अब F12 का मान क्या है, देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हुआ ना, ये देखिए है Q1 Q2। देखिए यह 2 है, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ये 2 है, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। वैसे ही यह 3 है, इसको 1/3 भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो सेम होती है। चाहे A से B के बीच की दूरी निकालिए, चाहे B से A के बीच की दूरी निकालिए, उनका परिमाण तो क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए इसको मैं 1/2 लिख देता हूं। इसको मैं लिख दिया R12 का स्क्वायर, ये तो मैं लिखूंगा ही R21 कैप, ऐसे ही प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब क्या है, Q1 Q3 है, इसको भी मैं 1/3 लिख देता हूं, माड R13 का स्क्वायर, ये मैं वैसे ही रहने देता हूं R कैप 31। ऐसे ही मैं डॉट डॉट कर देता हूं। n वें आवेश के कारण क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn। इसी तरह से यहाँ पर n1 है,
तो उसको मैं 1n लिख सकता हूँ, ठीक है। R1n और इसका स्क्वायर इंटू क्या लिखूंगा, Rn1 कैप, Rn1 कैप। मैंने अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दिया है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, एक आवेश पर लगने वाला जो नेट बल होता है अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब इसी को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं क्या आता है। अब इसको हम सिग्मा के रूप में लिखना चाहते हैं, सिग्मा नोटेशन इसका करना चाहते हैं। तो देख लीजिए, पहले कॉमन क्या है, Q1 कॉमन है, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 कॉमन है। देख लीजिए सब में से, तो कॉमन कर लीजिए Q1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0। बचेगा क्या वो मैं लिख देता हूँ, Q2 बच रहा है और यहाँ पर R12 और इसका स्क्वायर प्लस ये भी बच रहा है एकांक वेक्टर R21 कैप। वैसे ही यहाँ पर बच रहा है ये Q3 बच रहा है R13 स्क्वायर R31 कैप। ऐसे ही लास्ट में क्या बचेगा, देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो बचेगा Qn और बाटा में बचेगा R1n का स्क्वायर Rn1 कैप। अब इसको सिग्मा नोटेट मैं करना चाहता हूँ, सिग्मा के रूप में मैं लिख देता हूँ। तो सिग्मा मैं लिख देता हूँ, ये देखिए Q2 Q3 ये बढ़ रहा है, तो इसको मैं Qi लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये वाला बदल रहा है, ये वाला पहला वाला सफिक्स बदल रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, ऐसे ही n हो रहा है, पहला वाला सफिक्स बदल रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूँ Ri1, दूसरा वाला सफिक्स नहीं बदल रहा है, देखिए इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ। और बाटा में इसमें देखिए पहला वाला सेम है, दूसरा वाला बदल रहा है, तो इसको मैं R1i ये मैं लिख देता हूँ का स्क्वायर, ठीक है। अब i का मान कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है बोलिए, देख लीजिए 2 से कहाँ तक बदल रहा है, n से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं i की वैल्यू 2 से कहाँ तक, n तक। फिर से एक बार समझ लीजिए मैंने किया क्या। हमारा आज का टॉपिक ये है पहले कि एक बिंदु आवेश पर कई बिंदु आवेशों के कारण जो लगने वाला बल होता है, उस बल के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, एक सूत्र निकालना चाहते हैं। और हम किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत प्रयोग करेंगे। तो आपने चित्र देखा पहले मैंने बनाया था, उसमें क्या था, एक बिंदु आवेश था, उस पर कई बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला बल निकालना था। तो हमने क्या किया कि Q2 के द्वारा Q1 पर लगा हुआ बल निकाला, यह बल था। उसी तरह से Q3 के द्वारा Q1 पर लगा हुआ बल निकाला, Qn के द्वारा Q1 पर लगा हुआ बल निकाला, और सभी बलों को अध्यारोपण के सिद्धांत से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये मैंने जोड़ा, देख लीजिए कॉमन क्या था, Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ भी Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मैंने कॉमन कर लिया। जो राशियां बची है उसको अंदर मैंने लिख लिया है। अब इसको मैं शॉर्टकट में लिखना चाहता हूँ, सिग्मा नोटेशन इसका करना चाहता हूँ, सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ ताकि इस फार्मूले को छोटे रूप में लिखा जा सके। अब देखिए अब कैसे लिखते हैं इसके बारे में मैं बता दूँ। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल बदल रहा है, कौन सा सफिक्स बदल रहा है। तो देखते हैं ये Q2 है, Q3 है, Q1 है, यानी कि ये बदल रहा है। तो यहाँ पर हम i लिख देते हैं मैंने i लिख दिया, Qi। ये देखिए R कैप है 21 है, R कैप 31 है, यानी कि पहला वाला बदल रहा है, दूसरा वाला नहीं बदल रहा है। तो Ri अब दूसरा वाला 1 है, तो मैंने वो इसको लिख दिया, वो नहीं चेंज हो रहा है। नीचे आ जाते हैं, माड वेक्टर R12 13 1n, यानी पहला वाला नहीं बदल रहा है, दूसरा वाला बदल रहा है, तो दूसरे वाले के लिए मैंने क्या लिख दिया है, i लिख दिया है। अब जो वेरिएबल है जो बदल रहा है, अब देखते हैं कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदल रही है। तो देखिए 2 से शुरू हो रहा है, 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है।
तो यहाँ पे सिग्मा के ऊपर हम लोग दिखा देते हैं कि आई की वैल्यू 2 से कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो ये हम लोगों का एक्सप्रेशन हो गया है। ये फार्मूला हम लोगों को क्या बता रहा है, एक बिंदु आवेश पर कई बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले बल के लिए यह फार्मूला बता रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग आगे अब पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण द्वारा, सतत आवेश वितरण द्वारा बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। अब हम लोगों का टॉपिक ये है सतत आवेश वितरण द्वारा बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। तो इसका मतलब क्या है ये मैं अभी बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए continuous distribution of charge, distribution of charge। तो अब हम निकालेंगे सतत आवेश वितरण द्वारा बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है कि यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो उसका वितरण जो है वह एक समान हो। अब आवेश का वितरण कितने तरह का होता है? आवेश का वितरण 3 तरह का होता है। रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। नाम मैंने बताया है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय या चाहे क्षेत्रीय आवेश वितरण, और तीसरा मैंने बताया है आयतन आवेश वितरण। तो पहले हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण। चलिए आ जाते हैं, पढ़ते हैं। रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? यदि कोई आवेश किसी ऐसी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जिसमें केवल लंबाई हो, तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लंबी छड़ है, तो उसमें माना जाएगा यह कि लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, क्योंकि चौड़ाई जो है लंबाई के सापेक्ष बहुत कम है। तो यदि किसी छड़ पर, लंबी छड़ पर एक समान रूप से चार्ज वितरित है, तो उसे हम बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण किसे कहेंगे? तो जब किसी
एक ऐसी वस्तु पर जिसमें केवल लंबाई हो, एक समान रूप से आवेश वितरित होता है, तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, जैसे किसी लंबे छड़ पर आवेश का वितरण। चलिए अब इसके लिए हम लोग फार्मूला का निगमन करते हैं। ये देखिए, मैंने एक छड़ लिया है AB। ये AB एक छड़ है, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। एक समान रूप से ये आवेश का वितरण हुआ है इस छड़ पर। अब क्या करते हैं, इस छड़ की लंबाई को हम स्मॉल l मान लेते हैं। इस पर जो नेट चार्ज है, जो टोटल चार्ज है, उसको मैंने Q मान लिया है। देखिए, तो आवेश का वितरण तीन तरह का होता है। एक का मैंने बताया रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो इससे संबंधित तीन प्रकार के घनत्व भी बनाए गए हैं: रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ रेखीय आवेश वितरण, तो मैं केवल यहाँ पर बताऊंगा रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। क्यों? इसमें हम लोगों को काम लगेगा। तो पहले मैं बता देता हूँ रेखीय आवेश घनत्व। यानी कि बोलेंगे क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसको हम लेमडा से दिखाते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला हो जाएगा आवेश बटा में लंबाई, यानी कि Q बटा में L। ये आपका फार्मूला हो गया। अब परिभाषित कैसे करेंगे, नीचे वाले को एकांक मान लीजिए, यानी कि किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे हम लेमडा से दिखाते हैं। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी एक विमीय वस्तु पर एकांक लंबाई पर जितना आवेश संचित होता है, इकट्ठा होता है, उसे ही हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक लिख लेते हैं हम लोग। मात्रक क्या हो जाएगा भाई, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर। यदि आप बीमी सूत्र जानना चाहते हैं तो बीमी सूत्र भी हम लोग निकाल सकते हैं। आवेश का बीमा क्या होता है, बीमी सूत्र क्या होता है, AT होता है, और लंबाई यानी कि दूरी की बीमी सूत्र क्या होता है, L होता है। ये ऊपर लेकर चले जाइए तो माइनस L का घात -1 हो जाएगा, तो L का घात -1 और A × T। ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व का वह बीमी सूत्र हो गया, ये मात्रक हो गया। जहाँ तक परिभाषित करने की बात है, तो परिभाषित कैसे किया जाता है, नीचे वाला जो हर होता है उसको एकांक मान लेते हैं। तो क्या कहेंगे, किसी एक विमीय वस्तु के एकांक लंबाई पर संचित आवेश को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। चाहे ऐसे बोल सकते हैं कि किसी एक विमीय वस्तु पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा तथा उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को, बटा माने अनुपात होता है, अनुपात को चाहे निष्पत्ति भी बोलते हैं अनुपात को, तो अनुपात को चाहे निष्पत्ति को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है,
उसका मात्रक क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है। अब आ जाता है अपने फार्मूले पर। हमें फार्मूला निकालना है रेखीय आवेश वितरण का। हमने क्या किया है, एक AB एक छड़ लिया है, यह छड़ एक समान रूप से आवेशित है, इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q है, और इसकी जो लंबाई है, छड़ की लंबाई है क्या है, L है, और इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वह क्या है, लेम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या हुआ, एकांक लंबाई पर संचित आवेश की मात्रा। एक लाइन में याद कर लीजिए, एकांक लंबाई पर संचित आवेश की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, उस वस्तु का रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। चलिए अब इसके कारण हम लोग निकालना चाहते हैं, मैंने हेडिंग लिखा था कि सतत आवेश वितरण के कारण एक बिंदु पर लगा हुआ बल, एक बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, तो यह सतत आवेश हो गया, और यहाँ पर एक बिंदु आवेश हो गया। तो हमें इस आवेश वितरण के कारण इस पर लगा हुआ बल निकालना है। मान लेते हैं यह क्या है, P है, तो इस पर हमें लगा हुआ बल निकालना है। यहाँ पर जो रखा हुआ आवेश है वह क्या है, Q0 है। अब इस पर लगा हुआ बल निकालना है। तो एक बात याद रख लीजिए, हम डायरेक्ट कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के लिए लगता है। यहाँ पर एक बिंदु आवेश तो है, लेकिन आप किसी छड़ पर उपस्थित आवेश को बिंदु आवेश नहीं मान सकते हैं। ठीक है, बड़ा आवेश हो गया ना, बिंदु आवेश का मतलब छोटे आवेशों के लिए लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको हमें बिंदु आवेश में बदलना होगा। अच्छा, अब हम क्या किए, इसमें से एक छोटा सा खंड ले लिए, इस खंड की लंबाई हम लोगों ने क्या लिया, dl लिया। अब इस पर जो आवेश की मात्रा है वह क्या हमने कह दिया, dq। अब dq एक सूक्ष्म आवेश है, और जब सूक्ष्म आवेश है तो उसको हम बिंदु आवेश क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब आप कूलाम का नियम लगा सकते हैं कि इस खंड के कारण इस बिंदु P पर, मान लेते हैं ये बीच की दूरी r है, बीच की दूरी हमने क्या मान लिया है, r मान लिया है। ठीक है, चलिए तार के खंड माने अल्पांश, अल्पांश भी बोल सकते हैं, छोटा सा अंश, खंड dl पर आवेश, dl पर आवेश कितना होगा, इस dl पर आवेश कितना होगा बताइए। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा कितना है, लेम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व तो लेम्डा माना गया है ना, तो लेम्डा का मतलब क्या हुआ, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश का मान कितना है, लेम्डा है। तो कितनी लंबाई है, dl लंबाई है, तो dl लंबाई पर कितना आवेश हो जाएगा बता दीजिए, लेम्डा इंटू क्या हो जाएगा, dl। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, एक एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा है लेम्डा, तो dl लंबाई पर आवेश की मात्रा हो जाएगा लेम्डा इंटू dl। तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, तार के खंड या अल्पांश dl पर आवेश कितना हो जाएगा, लेम्डा इंटू dl हो जाएगा। और यहां पर आवेश है Q0। अब मैं कूलाम के नियम से स्थिर वैद्युत बल निकालना चाहता हूं। इस खंड के कारण Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल, ये जो खंड dl है उसके कारण मैं लगने वाला बल निकालना चाहता हूं जो Q0 पर लग रहा है। ये भी अब बिंदु आवेश हो गया है, यह भी बिंदु आवेश हो गया है। बिंदु आवेश कैसे हुआ है, आपने एक छोटा सा इस पर खंड लिया है, तो जब आपने छोटा सा खंड लिया है तो आवेश की मात्रा बहुत कम होगी, यानी आप इसको भी आप बिंदु आवेश मान सकते हैं। और जब बिंदु आवेश मान सकते हैं तो कूलाम का नियम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कूलाम के नियम से
अब कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, DF बराबर, DF से मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यह जो बिंदु आवेश बहुत छोटा है तो लगने वाला बल भी बहुत कम होगा, और जब लगने वाला बल बहुत कम होगा तो इसलिए मैं DF से दिखा देता हूं। क्या हो जाएगा फार्मूला, 1/4πε0 के। यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूं कि यदि कोई माध्यम है तो के लिखेंगे, और यदि निर्वात है चाहे वायु है तो के का मान हम क्या ले लेते हैं, सुविधा के लिए 1 ले लेते हैं। के का मान 1 होता ही है, ठीक है ना। किसके लिए होता है, निर्वात के लिए या वायु के लिए। तो आप बार बार मत इसको ध्यान दीजिए, आप एक बार याद रख लीजिए। कोई भी फार्मूला है यदि किसी वायु के निर्वात या वायु के लिए कह रहा है तो के का मान 1 रहेगा तो हट जाएगा, और यदि कोई माध्यम रहेगा तो हम के लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा फार्मूला यदि माध्यम के लिए चाहेंगे तो के लिख दीजिए, और माध्यम के लिए नहीं चाहिए तो के को हटा दीजिए, बस यही फर्क है। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0। आप कूलाम के नियम में पढ़े हैं Q1 Q2, तो यहाँ पर Q1 क्या है, Q0 है, और Q2 माने क्या है, DQ है। दोनों की बीच की दूरी r है ना, तो r² हो जाएगा, ठीक है। और वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो r कैप हो जाएगा। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, वेक्टर r का स्क्वायर। आप याद रखिएगा कि परिमाण को केवल ऐसे बिना तीर के दिखाया जाता है, चाहे यदि मापांक में दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखाता है। ये दोनों किसको दिखाने का तरीका है, परिमाण को दिखाने का तरीका है। तो चाहे माड r का स्क्वायर लिखिए या चाहे केवल r लिख दीजिए, यदि r भी लिखेंगे तो परिमाण को ही व्यक्त करेगा। अब ये हमने क्या निकाला है, यह हमने इस अल्पांश के कारण लगना हुआ बल निकाला है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, पूरे तार के कारण लगने वाला बल निकालना है। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अतः पूरे तार पर आवेश Q के कारण, पूरे तार पर कितना आवेश है, Q है ना, Q के कारण, तार कहिए चाहे छड़ कहिए, Q के कारण लगने वाला बल। अब मैं पूरे तार कहिए चाहे छड़ कहिए, एक बिमी होता है दोनों, तो एक बिमी के लिए हम लोग पढ़ ही रहे हैं, रेखी के लिए पढ़ रहे हैं। तो पूरे तार के कारण इस बिंदु पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, उसको मैं F मान लेता हूं, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, तो आप समाकलन का प्रयोग पढ़े हैं कि यदि किसी छोटे के कारण हमें किसी चीज़ की वैल्यू पता हो तो हमें बड़े चीज़ के कारण निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं, उसका इंटीग्रल कर देते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं और उस लिमिट ले लेते हैं कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका हम क्या कर लेंगे, वहीं इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक कर देंगे, किसका, DF का। तो हमें क्या हो जाएगा, टोटल बल निकल जाएगा। तो DF की वैल्यू क्या है, 1/4πε0, और ये है Q0 DQ, ये मैं R लिख देता हूं, R² × R कैप। अब देखिए कि क्या चीज़ कामन है, इसमें कामन क्या है उस चीज़ को आप कामन कर लीजिए। तो ये देखिए 4πε0 DQ की वैल्यू, ये देखिए तार के खंड DL पर आवेश कितना है, लैम्डा × DL, और इस खंड पर आप आवेश की मात्रा को क्या माने हैं, DQ माने हैं। तो यहाँ पर जो DQ है, DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा × DL। तो मैं लिख देता हूँ, ये Q0 तो बाहर हो जाएगा, Q0 भी क्या करेगा, अचर का काम करेगा, तो Q0 बाहर हो गया। अब यहाँ पे जो DQ है, DQ की वैल्यू ये मैं लिख देता हूँ, लैम्डा × क्या, DL हो गया, और बाई क्या हो जाएगा, R², और R कैप है तो मैंने लिख दिया R कैप। अब देख लीजिए कोई पद छूटा तो नहीं है, Q0/4πε0 बाहर मैंने कर दिया है, DQ की वैल्यू यहाँ से निकाला है, लैम्डा × DL सही है, बटा में R² है तो R², और R कैप है तो R कैप। अब क्या कर लीजिए,
एफ बराबर हो जाएगा Q0 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन लेमडा भी चाहेंगे तो बाहर कर देंगे। केवल वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आर, तो आर अंदर रहेगा, बाकी जो कांस्टेंट है उसको आप क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो चलिए लेमडा को भी बाहर कर लिया जाए, तो क्यू लेमडा बाहर हो गया, बच जाएगा क्या, डीएल और बटा में आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हो गया आपका फार्मूला। किसके लिए फार्मूला हो गया, रेखीय आवेश वितरण के लिए फार्मूला हो गया। इस फार्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी लंबी वस्तु जैसे छड़ पर कोई चार्ज है, किसी तार पर चार्ज है, उस छड़ के चार्ज के कारण, आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु आवेश पर लगने वाला बल आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर लेमडा क्या है, लेमडा है उस तार का रेखीय आवेश घनत्व। Q0 क्या है, जिस बिंदु आवेश पर लगने वाला बल निकालना है वह क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो आप जानते ही हैं क्या है। डीएल क्या है, अल्पांश की लंबाई, यानी कि हम उस तार में से छोटा सा खंड लेते हैं, उस खंड की लंबाई है डीएल। आर स्क्वायर क्या है, उस एक बिंबी वस्तु से उस बिंदु के बीच की दूरी है जहां पर हमें क्या निकालना है, बल की गणना करना है, वह है। और आर कैप क्या है, एकांक वेक्टर है। तो अब आगे हम पढ़ लेते हैं और एक बात पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें। हमारे YouTube चैनल का नाम है उज्ज्वल क्लासेज RTP, और इस चैनल को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारी कमियों को कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।